गया था भारत में। 1701 में ब्रिटिशर्स भारत आ गए थे। 1757 में उन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बनाई, बट 1700 में वो लोग बिजनेस पर्पज से आ चुके थे भारत, और यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार करने लग गए थे। भारत में मुगल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी आए, इन्होंने अपनी व्यवस्था स्टार्ट कराई। जो हमारे यहाँ पाठशाला थी उसको बंद करा दिया, और उसके जगह पे मकतब और मदरसा, है ना, जो भी इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि मकतब और मदरसा, तो उसका प्रचार प्रसार बढ़ा। क्योंकि जो राजा आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था चलाता है, तो क्योंकि मोहम्मद गौरी इस्लाम धर्म से थे तो उन्होंने अपना प्रचार प्रसार स्टार्ट किया, तो मकतब और मदरसा बना। बाद में कई सारे मुस्लिम शासक और भी आए, मोहम्मद गौरी के देहांत के बाद, उनके डेथ के बाद और भी कई सारे मुस्लिम रूलर्स आए, जिन्होंने हिंदुओं के जो भी धार्मिक हमारा इंस्टीट्यूशंस था या बुद्धिज्म का था, जो बौद्ध मठ थे, उसको खत्म करके वहां पे मदरसा, मकतब, इस तरह की चीजों का स्थापना। इसके बाद गई नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, है ना, खिलजी के टाइम पे काफी उसको भी कहा जाता है लाइब्रेरी वगैरह जलाया गया, या जो हमारे बिल्डिंग्स वगैरह थे जो बुद्धिज्म के टाइम पे था या वैदिक काल में था, उसको डिमोलिश करके और अपनी व्यवस्था हम कह सकते हैं कि इन्होंने चालू किया। बहरहाल ये कहा जाता है कि मुगल काल को मध्यकालीन शिक्षा का स्वर्ण काल भी माना जाता है। यानी मुगल पीरियड को हम मेडिएवल, जो हमारा हिस्ट्री के दृष्टि से, इतिहास के दृष्टि से जो हमारा मेडिएवल पीरियड है, मेडिएवल मतलब बीच का काल, यानी 1200 से 1700 तक का जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं गोल्डन पीरियड भी माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला, संस्कृति, शिल्प और भी कई चीजों का प्रमोशन हुआ, फोक लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस। तो मुगल काल में का ये जो कला था, है ना, कला, कई सारे, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो अकबर के टाइम पे, तो उस टाइम पे कई सारे ऐसे कई सारे कलाकार होते हैं जिनका आपको हिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कई सारे ऐसे कलाकार हैं, नर्तकी होते थे, या फिर आप मान लो दरबारी होते थे ना, कई सारे लेखक वगैरह, पोइट्स होते थे। तो मध्यकाल में गाइस कला, संगीत या न्याय, कृषि या मेडिकल साइंस या आर्ट एंड क्राफ्ट, इन चीजों का भी काफी अच्छा प्रमोशन हुआ। साथ के साथ धर्म का प्रचार ये प्रमुख हो गया, ठीक है। और इसलिए मुस्लिम शासक जो भी आए, उन्होंने मकतब, मकतब मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो एलिमेंट्री यानी प्राइमरी एजुकेशन है, उसको मकतब, और हायर हायर एजुकेशन के लिए मदरसा, तो इसकी स्थापना की गई। अगर गाइस हम लोग मुस्लिम एजुकेशन, जो मुगल काल था, मुख्य रूप से हम मुगल काल कह सकते हैं, तो मुगल काल में जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन मेन हमारा ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन का, पहला तो ये था कि इस्लाम कल्चर को प्रमोट करना, क्योंकि भारत में वो बाहर से आए थे, अरब की तरफ से आए थे, तो भारत में किस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार हो, भारत में लोगों को पता लगे, है ना, कि भाई पारसी, जो पर्शियन लैंग्वेज है या पर्शियन लिटरेचर है ना, या जो मुस्लिम की कला, संस्कृति, रहन सहन, जो भी वॉट एवर, जो उनका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, कुरान की जो आयतें हैं, उसका उसका प्रचार प्रसार भारत में हो, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है ना। उस टाइम तो और भी बड़ा था। जब आप 1200 में जाएंगे तो उस टाइम तो भारत मतलब उप महाद्वीप कहा जाता था एक जमाने में। आज भारत एक देश है, और एक जमाने में भारत क्या था, एक सब कॉन्टिनेंट। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखते हो कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट, आज भी जब आप यूरोप जाएंगे तो ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्री से ज्यादा सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ये लोग बिलोंग। तो इंडिया बहुत बड़ा था, तो इंडिया में प्रचार प्रसार हुआ मुस्लिम कल्चर का। इसके अलावा का इस जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको प्रमोट करना, ठीक है, राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि उससे पहले बुद्धिस्ट पीरियड था, तो बुद्धिस्ट में जो भी व्यवस्था चल रही थी उसको खत्म करके एक नई व्यवस्था को स्टार्ट करना। इसके अलावा गाइस इस्लामिक मोरालिटी, जैसे वर्क एजुकेशन हो गया आपका, या फिर मोरालिटी है, तो अपने अपने नैतिक, अपनी नैतिकता होती है सभी रिलीजन में। तो जो भी इस्लामिक मोरालिटी है, इस्लामिक एथिक्स है, उसका प्रचार प्रसार, और साथ के साथ पॉलिटिकल एजुकेशन यानी राजनीतिक शिक्षा, तो देश में राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न करना, क्योंकि उस समय पे गाइस वॉर बहुत कॉमन होता था। आज हमारा आपका जीवन फिर भी बहुत अच्छा है, उस जमाने में क्या था, युद्ध बहुत कॉमन था, कभी भी युद्ध हो सकता था। तो युद्ध होता था मतलब कि काफी डेथ भी होते थे, लोगों की मृत्यु काफी होती थी, क्योंकि जब युद्ध होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो काफी अस्थिरता यानी इनस्टेबिलिटी रहती थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो उस समय पे जो मुगल राजा आए उनका ये भी था कि भाई मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करना है, मतलब युद्ध वगैरह कम हो और लंबे समय तक हम ही राजा बने रहे, ताकि जो आसपास जो हमेशा लड़ाई की सिचुएशन, युद्ध, वो थोड़ा कम हो। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ये चीजें संभव है। कोई भी देखते हो, कोई भी बाहर का देश जो भी आया, चाहे ब्रिटिशर्स आए, मुगल आए, तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से बदलने का प्रयत्न किया।
क्योंकि शिक्षा से क्या होता है ना कि हमारा बिलीफ सिस्टम बदल जाता है, आपके सोचने समझने का नजरिया, आपके सोचने समझने की क्षमता, ताकत सब बदल जाती है। तो शिक्षा से आप हर कुछ बदल सकते हो। बिना शिक्षा के गाइस डरा करके धमका करके कितने दिनों तक बदल लोगे? बहुत कम समय तक। लेकिन शिक्षा के माध्यम से बहुत दूरगामी बदलाव हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें जो हमारा मध्यकालीन था यानी मेडिएवल टाइम पे, तो उस समय पे गाइस मकतब यानी एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे आज क्लास 5 तक आप कहते हो, जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, तो उसके लिए मकतब बनता था। मकतब में छोटे क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते थे वो जाते थे। और उच्च शिक्षा यानी क्लास 5 के बाद आप कह लो तो मदरसा यानी हायर एजुकेशन के लिए ये होता था। प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें गाइस, तो प्राइमरी एजुकेशन जैसे हमारे यहाँ पे वैदिक काल में भी था प्राइमरी एजुकेशन, बुद्धिस्ट पीरियड में भी था, और मुगल काल में भी प्राइमरी एजुकेशन की अलग व्यवस्था होती थी, जिसमें मेन था कि आपको लिखना पढ़ना सिखाया जाए, कि आप अपना नाम लिख सकें, पढ़ सकें, रीडिंग वगैरह आपको आ सके। ठीक है। और मकतब के जो हेड होते थे वो कौन होते थे? आलिम। आलिम जो होते हैं वो मकतब के हेड होते थे, या होते हैं, अभी भी होते हैं, है ना। और जैसे वैदिक काल में गाइस बालकों का क्या होता था? उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार के पश्चात ही आप गुरुकुल जाते थे। इसी प्रकार से मकतब में भी बालकों का बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। ये एक रिचुअल है। तो इसके पश्चात जो है आप मकतब में पठन पाठन अपना स्टार्ट करते थे। इसके साथ ही साथ गाइस मकतब में बालकों को क्या सिखाया जाता था? अल्फाबेट्स, लेटर, खास करके पर्शियन पर्शियन लिटरेचर, पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन ग्रामर, क्योंकि जो भी मुगल रूलर आए थे उनकी भाषा पर्शियन ही थी। तो पर्शियन भाषा का प्रचार प्रसार उन लोगों ने ज्यादा किया, पर्शियन, और साथ के साथ जिसको आप फारसी कहते हो, फारसी, तो फारसी भाषा का प्रचार प्रसार काफी ज्यादा हुआ। भारत में भी जो मकतब बने उसमें भी फारसी पढ़ाना, बच्चों को फारसी में कई सारी जो पोएम्स वगैरह होती हैं, कविताएं होती हैं, उसको रटाना सिखाना, इन चीजों का होता था। इसके साथ ही साथ गाइस मकतब यानी जो छोटे क्लासेस में मौखिक शिक्षा यानी ओरल एजुकेशन जिसको आप कहते हो, उस पर विशेष बल दिया जाता था, मौखिक शिक्षा पे, जिसमें कलम कुरान की आयतें, रटने पे ज्यादा बल, रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन, यानी आपको समझ में आए ना आए लेकिन आपको रटना है, रट तो यानी रोट लर्निंग उस समय में भी, मतलब हम कह सकते हैं कि मकतब में रट्टाफिकेशन यानी आपको रटने पे ज्यादा बल, ऐसा था। ठीक है। जिसको नजीरा कहा जाता है, नजीरा। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें गाइस, तो मदरसा, उच्च शिक्षा में मदरसा आता है। मदरसा का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर शिक्षा दी जाती हो, जहां पे सभी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं, सभी उम्र के लोग। क्योंकि ये उच्च शिक्षा में मदरसा की व्यवस्था, तो मदरसा में गाइस हर तरह के बच्चे आते हैं, आपका उम्र वहां मायने नहीं रखता। अगर आपको उच्च शिक्षा लेना है तो आप मदरसा आ सकते हैं। मदरसा का भी गाइस उस जमाने में अपना एक व्यवस्था होता था। क्या व्यवस्था थी? तो एक प्रबंधन समिति, जिसको आप मैनेजमेंट कमेटी कहते हो, तो मदरसा का मैनेजमेंट कमेटी होता था, आज भी होता है, जिसमें दान देने वाले धन के द्वारा चलाई जाते थे। मतलब कई लोग होते हैं ना दान देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा राजा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं था ना एजुकेशन का, जैसे आज के टाइम पे सरकार लेती है कि भाई सरकार कॉलेज खोलेगी, स्कूल खोलेगी, सरकार फेलोशिप देगी, तो ऐसा उस टाइम पे तो था नहीं। तो ऐसे में गई जो दान वगैरह का पैसा आता था, कई सारे बड़े लोग सेठ वगैरह होते थे, तो वो लोग दान देते थे। तो उसी पैसे से मदरसा का जो मैनेजमेंट कमेटी था वो चलता था। तो देश विदेश हर जगह से जहाँ भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं तो वो लोग दिया करते थे, उसी से व्यवस्था चलती थी। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें पुस्तकालय, तो पुस्तकालय भी हुआ करता था, क्योंकि कॉलेज था तो पुस्तकालय भी था, है ना। तो पुस्तकालय में भी हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय का मतलब क्या हो गया कि लाइब्रेरी, ये होता था। छात्रावास होता था जहाँ पे दूर दूर के छात्र, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा का केंद्र होता है ना, तो अब आप अपने घर से दूर हैं तो रोज तो अप डाउन कर नहीं सकते, तो ऐसे में हॉस्टल भी होता है मदरसा में। हॉस्टल की भी सुविधा हम कह सकते हैं कि होती है, जिसमें रहना खाना, जैसे आज हॉस्टल है, उस जमाने में भी हॉस्टल हुआ करता था। इसके साथ ही गाइस शिक्षा का अपना एक पाठ्यक्रम था, जिसका मीडियम फारसी था। जैसे आज हम लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, संस्कृत मीडियम, उर्दू मीडियम, ऐसे ही उस जमाने में मीडियम ऑफ मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कह लो, या मोड ऑफ लैंग्वेज कह लो, वो फारसी था। तो फारसी में पढ़ना, फारसी सिलेबस, या फारसी में बात करना, ये चीजें, अरबी भाषा चलने लगी। स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा को भी हम कह सकते हैं गाइस कि उच्च घराने की स्त्रियां, जो आम घराने की थी उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो हाई क्लास वुमन थी, जो राजघराने से आप कह लो, जो एलाइट क्लास से थे, तो वो उन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी उस जमाने में। बाकी जो सामान्य परिवार के की महिलाएं, उनके लिए ऐसी शिक्षा की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी। इसके साथ ही साथ गाइस अगर हम लड़कियों की बात करें तो अलग से परंतु कम मदरसे थे। कुछ मदरसे लड़कियों के लिए भी चलते थे, लेकिन कम गिनती के थे।
और स्त्री शिक्षा के प्रमुख विषय धर्म ग्रंथों का मनन तथा गृह विज्ञान, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो ना होम साइंस, घर की व्यवस्था देखना, खाना बनाना, किचन देखना, ये जिसको आप किसी भाषा में डोमेस्टिक इंजीनियरिंग कहते हो ना, डोमेस्टिक इंजीनियरिंग, कि घर को कैसे संभाला जाए, तो उसकी पढ़ाई होती थी, या धर्म के बारे में कुरान की आयतें वगैरह ये पढ़ाई जाती थी। अगर गाइस हम मुख्य केंद्र की बात करें कि इस्लाम या आप कह लो मुगल काल, जो मुगल काल था, तो मुगल काल के समय गाइस शिक्षा का कौन सा केंद्र था, अगर हम इसकी बात करें तो आगरा। आगरा में गाइस आज भी आप जाएंगे तो काफी आपको मदरसे वगैरह बड़े बड़े मिल जाएंगे। तो आगरा शिक्षा का केंद्र था मुगल काल में। दिल्ली, दिल्ली भी शिक्षा का केंद्र उस समय पे था। जौनपुर, जो वाराणसी के पास जौनपुर है, वो भी शिक्षा का केंद्र था। मालवा, गोलकोंडा, ये दक्षिण भारत में है। लाहौर जो पाकिस्तान चला गया, गुजरात, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो ये शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र थे। माने इन जगहों पे गाइज आपको बड़े 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 संस्थान, मदरसे, मकतब ये मिलता था, और बच्चे दूर दूर से आते थे और आकर के यहाँ रहने की व्यवस्था होती थी, क्योंकि हॉस्टल भी होता था, लाइब्रेरी होती थी, हर चीज की, तो रह करके पढ़ते थे। जैसे आज हम लोग हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, उस समय भी हॉस्टल की व्यवस्था होती थी। अगर गाइज हम इसके कुछ गुण की बात करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेडिएवल एजुकेशन, यानी कि जो मुगल काल का जो शिक्षा था, उसके गुणों की बात करें गाइज, तो पहला तो ये था कि शिक्षा बड़ा व्यापक थी। शिक्षा में व्यापकता काफी थी। कई सारे सब्जेक्ट थे जो पढ़ाए जाते थे, काफी सारे सब्जेक्ट थे, मोर देन 60। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जो आप चूज कर सकते थे, तो वो पढ़ाया जाता था आपको। अनिवार्य शिक्षा, तो शिक्षा को गाइस मुगल काल में भी अनिवार्यता माना गया था कि भाई आप शिक्षा के माध्यम से ही जन्नत या इस तरह की जो चीज, ये शब्द होते हैं, उसकी प्राप्ति आप कर सकते हो। जो सुपर नेचुरल हैप्पीनेस है ना, जो सुपर नेचुरल अलौकिक सुख, तो वो आप पा सकते हो, लेकिन वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। तो एजुकेशन को एक हम कह सकते हैं कि एक तरीका, एक रास्ता बताया गया कि हाउ टू गेट सुपर नेचुरल हैप्पीनेस। तो एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन। इसके अलावा गाइस शिक्षा क्योंकि दान के पैसे से चलता था, तो निःशुल्क था, फीस वगैरह ऐसा नहीं होता था, जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते थे, जो भी मदरसा वगैरह होता था वहाँ फ्री में। इसके अलावा गाइस सरल साहित्य, इतिहास का विकास, उस समय का जो लिटरेचर था, खास करके फारसी साहित्य, पर्शियन लिटरेचर, तो उसका प्रमोट करना, हिस्टोरियन, हिस्ट्री वगैरह को लिखना। जो मुस्लिम शासक होते थे वो अपने दरबार में विद्वान इतिहासकारों को रखते थे, है ना, जो बड़े बड़े आप कह लो कोर्टियर्स होते थे ना, जैसे अकबर, बीरबल, आप कहते हो बीरबल या अमीर खुसरो, कई ऐसे बड़े बड़े दरबारी हुआ करते हैं इतिहासकार, जो अपने राजा के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखते थे, है ना, उनको योद्धा बनाते थे, मोर देन ह्यूमन बनाते थे, कि भाई बहुत ताकतवर थे। इस तरह की बातें वो लोग लिखते थे, जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इसके साथ ही साथ गाइस मुगल काल में गुरु शिष्य का जो संबंध था वो भी काफी मधुर था, है ना, बहुत सम्मान का भाव हम कह सकते हैं कि गुरु डिसिपल रिलेशनशिप रिलेशनशिप वाज वेरी क्लोज। तो काफी एक क्योंकि जो उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते थे उनको ये था कि भाई जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो बहुत एक अच्छा कोर्डियल रिलेशन आप कह सकते हो कि गुरु के प्रति और गुरु का छात्रों के प्रति ऐसा रहता था। हालांकि कुछ अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें गाइस कि क्या अवगुण है, तो कई सारे डिफेक्ट्स भी हैं, कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जैसे अगर हम डिमेरिट्स की बात करें गाइस, तो पहला तो ये कि महिला शिक्षा ये सर्वव्यापक नहीं था। जो राजघराने, मान लीजिए जो एलाइट क्लास की वुमन थी, या जो किंग किंग और क्वीन वगैरह, तो उनके लिए तो मिल जाता था शिक्षा उनको दरबार में ही। बट जो आम घराने, सामान्य घर में, उन लोगों का, वहाँ की महिलाओं के लिए ऐसा कोई एजुकेशन का प्रोविजन नहीं था। ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस शिक्षा में अरबी, फारसी इत्यादि जो भाषा है उसका प्रवेश होने के कारण प्रांतीय भाषा, क्योंकि भारत में गाइस खुद बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। आज भी आप देखते हो ना, भारत में हजारों भाषाएं, छोटे मोटे मिला करके भारत में हजारों भाषाएं हैं। तो ऐसे में गाइस जो भारत का जो प्रांतीय वो विलुप्त होने लग गया, वो उसका एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क लगने लग गया, क्योंकि जो मुगल काल था उस टाइम पे पर्सियन पे ज्यादा फोकस था, फारसी, पर्सियन, है ना, इस तरह की भाषाओं पे। तो जो हमारा लोकल लैंग्वेज था वो कहीं ना कहीं विलुप्त विलुप्त मतलब कि एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क आने, क्योंकि उसका तो पढ़ाई होता नहीं था, कोई बात नहीं करते थे। समय के साथ क्या होने लग गया गाइस, बाइगोटरी आने लग गई, क्योंकि जब आप धर्म का ज्यादा शिक्षा दोगे, जब लोग अति धार्मिक होंगे, तो कट्टरता आएगी। कट्टरता का मतलब कि हम ही सही हैं, ऐसा भाव आएगा, तो ये आने लग गया। इसके साथ ही साथ गाइस रटना, जिसको रोट लर्निंग कहते हो, तो रोट लर्निंग पे ज्यादा बल होता था, रेदर कि आप चीजों को क्रिटिकली समझें, एनालिटिकली समझें, तो रटने पे बल होता था। इसके अलावा उच्च आदर्शों का अभाव, क्योंकि धार्मिक शिक्षा, धर्म के आधार पे शिक्षा, धीरे धीरे क्या हो गया कि धर्म के आधार पे शिक्षा होने लग गया, तो कहीं ना कहीं कट्टरता हम कह सकते हैं कि आने लग गई, है ना, कट्टरता जो है वो आने लग गई। ठीक है।
तो इसलिए गाइस अब क्या होता है कि कोई भी जो काल का हम कह सकते हैं कि पतन होता है, जैसे मुगल काल का भी पतन हुआ तो उसका भी मेन रीजन यही रहा, धार्मिक कट्टरता कट्टरता, रिलीजियस बाइगोट्री आने लग गई है ना। तो ये हुआ। अब गाइस क्या हुआ कि मुगल के काल में भी गाइस कई सारे रूलर्स आए। मोहम्मद गौरी तो पहली बार आए थे। मोहम्मद गौरी के बाद कई सारे रूलर्स आए जो समय समय पे रूल करते रहे। करीब 500 साल से ज्यादा उनका इतिहास रहा है भारत में। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें तो 1700 के आसपास, 1700 में आप कह लीजिए कि मुगल के बाद ब्रिटिशर्स भारत आए, तो वो बिजनेस करने के लिए आए थे। पहले तो यही विचार था उनके मन में कि बिजनेस यानी व्यापार करेंगे, क्योंकि भारत में काफी कुछ मिलता है, मिनरल्स है, रिसोर्सेस हैं, संसाधन है। तो ये इस दृष्टि से ये सोच कर आए थे कि व्यापार करेंगे और भारत का जो रिसोर्स है इसको ले जाएंगे विदेश, है ना, यूरोप ले जाएंगे, ब्रिटेन ले जाएंगे और वहां पे व्यापार करेंगे। तो पहले तो यही उद्देश्य था। धीरे धीरे फिर उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली। 1757 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक वॉर हुआ था, जिसको हम बैटल ऑफ वॉन्डीवॉस भी कहते हैं, वेंडीवॉस। तो वहां के युद्ध में गाइस, क्योंकि फ्रांस भी चाहता था ना, फ्रांस भी चाहता था कि भारत को गुलाम बनाए, और ब्रिटेन भी चाहता था। और उस जमाने में फ्रांस भी सुपर पावर था और ब्रिटेन भी सुपर पावर था। तो दोनों के बीच लड़ाई होता रहता था। कई बार लड़ाई हुई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भारत को लेके। हालांकि ब्रिटेन वॉन एंड फ्रेंच वेंट बैक, तो फ्रांस को जाना पड़ा। और 1757 में उसके बाद गाइस क्या हुआ, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदली, क्योंकि ब्रिटिश ने फिर कमान संभाला। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग शिक्षा की व्यवस्था को बनाया इंडिया में। ठीक है। इसमें अगर हम देखें गाइस तो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग की पहले हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ब्रिटिश काल की शिक्षा की भी बात करेंगे। अगर हम हायर लर्निंग में बात करें तो हायर लर्निंग पे अगर हम बात करते हैं गाइस, तो शिक्षा को हमारे देश में, अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में सरकार ने रखा है। भारत में तीन तरह के लिस्ट होते हैं। भारत में तीन तरह के लिस्ट हैं। एक होता है आपका यूनियन लिस्ट, एक होता है आपका स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, केंद्र सूची। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या होता है, राज्य सूची। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, समवर्ती सूची। तो तीन तरह के लिस्ट हमारे भारत में है। और इसमें जो है सरकार अपने तरह जो है काम करती है। जैसे अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में जैसे मान लीजिए कि जो आप टैक्सेस वगैरह देते हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो केंद्र सरकार का विषय है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उसमें क्या है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर के काम करता है, जैसे शिक्षा। ऐसे ही वाटर है, डिफेंस है, कई ऐसे विषय हैं जहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करती है। तो इसलिए शिक्षा को क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है इसकी जो शिक्षा पे क्या होता है ना कि भारत एक बड़ा डाइवर्स कंट्री है। तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती अकेले, उसको स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से भी सहमति लेनी पड़ेगी। आज आप देख रहे हो कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में बना, आज 5 साल हो गया, अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन 100% नहीं हुआ है। अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन 50 से 60% हुआ है, कई सारे राज्य में नहीं हुआ। क्यों? उसका कारण यही है कि एजुकेशन जो है वो भारत में किस लिस्ट में, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार अकेले फैसला नहीं ले सकता शिक्षा पे, उसको राज्य सरकार से भी सहमति लेनी पड़ेगी। और राज्य सरकार मानेगा तभी लागू होगा कोई भी शिक्षा से संबंधित जो बदलाव है, शिक्षा से संबंधित जो कानून है। इसलिए क्या कहते हैं कि शिक्षा हमारे देश में कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। और टोटल कितना लिस्ट होता है, तीन तरह का लिस्ट होता है। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र, यानी 1980s के बाद अगर हम बात करें कि खास करके भारत की दृष्टि में, तो 1980 के बाद से गाइस बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी खास करके हायर एजुकेशन में आने लग गए। जैसे आज के टाइम पे कई सारे बड़े बड़े प्राइवेट फर्म्स आप देखो, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं। अब रिलायंस ने भी अपना यूनिवर्सिटी खोल लिया, टाटा का भी अपना टिस है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, अजीज प्रेम जी का अपना यूनिवर्सिटी है। तो भारत में आप देखिए कि अब जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, भारत में जितने बड़े बड़े बिलीनियर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी बना रखी है। अगर आप देखेंगे तो गूगल पे तो पता लगेगा, मैक्सिमम लोगों की अपनी। तो अब क्या हुआ गाइस कि 1980 के बाद से क्या हो गया कि निजी क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र माने जो प्राइवेटाइजेशन है वो होने लग गया उच्च शिक्षा का भी। तो बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है हमारा डेवलप हुआ है। हायर एजुकेशन में भी बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिल रहे हैं। अब तो और भी बड़ी तेजी से हो रहा है, इतने सारे संस्थाएं खुल रही हैं भारत में।
अगर गाइज मैं थोड़ा पहले आपको ले जाऊं तो जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद जैसे व्यक्तियों के प्रयास से भारत में आज़ादी के बाद जैसे आईआईटीज वगैरह आया, आईआईटीज, आईआईएम, एम्स, जो भी गाइज ये स्टीम्ड इंस्टीट्यूशन है भारत के, चाहे वो आईआईटी हो या आईआईएम हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, या एम्स है जहां हम और आप इलाज कराते हैं, है ना, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में माना जाता है एम्स को। तो एम्स ये सब बना आज़ादी के बाद। आगे चल के गाइस भारत में कई राज्यों ने स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर किसी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी कहीं बना, कहीं पे आईटीआई कॉलेजेस बने, कहीं पे एनआईएफटी, तो बड़े बड़े संस्थान खुलते चले गए। अगर आप 1947 के बाद देखोगे तो भारत में बड़े बड़े संस्थान जो है सेटअप होने लग गए, इस्टेब्लिश होने लग गए, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च वगैरह भी हो रहा है, हायर एजुकेशन भी हो रही हैं। इसके साथ ही साथ गाइस भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्त, भारत में गाइस कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसको ऑटोनॉमिटी है जिसके पास पहले से। और अब तो एनईपी के तहत अब सभी को मिलना है 15 साल में, यानी 2035 तक, 2035 तक भारत में जो कॉलेज है सब ऑटोनॉमस हो जाएगा। बट कुछ कॉलेजेस तो पहले से ही ऑटोनॉमस हैं, जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं या कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वो पहले भी ऑटोनॉमस ही थी। तो ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कॉलेज को काफ़ी ताकत देते हो, शक्ति देते हो कि वो अपने तरह से कॉलेज को चला पाए, डिसीजन वगैरह ले पाए, उसको यूनिवर्सिटी से पूछने की जरूरत नहीं है या यूजीसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो स्वायत्तता, ठीक है। नैक वगैरह बना, 2015 में नैक आया, एनआईआरएफ आया, एनबीए आया, कई सारे टर्म्स है ना हायर एजुकेशन में गाइज। आप जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो कई सारे टर्म्स आप देखते हो कि आपके कॉलेज के बोर्ड पे लिखा रहता है, जैसे नैक A+, एनबीए एक्रीडेटेड, एनआईआरएफ का रैंकिंग आता है कॉलेज का। तो कई सारी संस्थाएं भारत सरकार ने चलानी स्टार्ट कर दी, जिसके तहत गाइज कॉलेजेस वगैरह का भी क्या हो सके, ग्रेडिंग हो सके। तो अब क्या होता है गाइज कि कॉलेजेस वगैरह का भी ग्रेडिंग होता है, उसको भी मार्क्स मिलता है कि कौन सबसे अच्छा कॉलेज है, कौन डाउनग्रेडेड कॉलेज है, कहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं है तो उसको कम रैंक मिलता है, ग्रेड खराब हो जाता है उसका, है ना, रेटिंग खराब हो जाती है। तो इस तरह से क्या है गाइस कि अब हम कह सकते हैं कि कॉलेजेस के बीच या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं खास करके हायर एजुकेशन में, वहां पे भी गाइस प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। एक विश्वविद्यालय में अगर 50 कॉलेज है तो उसका भी रैंकिंग होता है कि कौन इस विश्वविद्यालय का नंबर 1 कॉलेज कौन है, नंबर 2 कॉलेज कौन है, ऐसे रैंकिंग होती है। तो वहां पे भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी का भाव आता है, कॉलेज को लगता है यार मुझे अच्छा करना है, हम लोग डाउनग्रेडेड कॉलेज है ना। तो इसलिए इसके अलावा गाइस अगर हम नेचर की बात करें कि भारत में यूनिवर्सिटी का रूप या प्रकार, तो अलग अलग तरह के यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। भारत में अलग अलग तरह के यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं, अभी करीब मुझे लगता है ये संख्या थोड़ी बढ़ी है, यहाँ तो 54 है, शायद 55 अब हो गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी भी 418 से बढ़ के 426 के आसपास, डीम्ड भी 126 हुआ है। तो कुछ कुछ बढ़ता रहता है, क्योंकि साल में 2 4 5 10 नए नए यूनिवर्सिटीज बनते रहते हैं, तो ये संख्या बढ़ती बढ़ती रहती है, घटना घटेगा तो नहीं लेकिन बढ़ता रहता है 2 4। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है, अब 55 हो गया। स्टेट यूनिवर्सिटी भी बढ़ा है, 418 से 426 हो गया। डीम्ड भी एक बढ़ा है तो 126 हो गया। तो इस तरह के अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। अगर गाइस हम कार्य क्षेत्र के आधार पे बात करें, अगर हम कार्य के आधार पे बात करें तो इंडिया में कई तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जो हमें पता भी नहीं। जैसे आप देख सकते हो गाइस कि एक होता है एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, संबद्धक विश्वविद्यालय। दूसरा होता है एफिलिएटिंग यानी यूनाइटरी, यूनाइटरी मतलब एकात्मक विश्वविद्यालय, यूनाइटरी यूनिवर्सिटी। तीसरा होता है गाइस टीचिंग एंड एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी यानी शिक्षण शिक्षण एवं संबद्धक विश्वविद्यालय। और चौथा होता है संघात्मक यानी फेडरल यूनिवर्सिटी। और पांचवा होता है ओपन यूनिवर्सिटी। और छठा होता है मेटा यूनिवर्सिटी। तो 6 तरह का विश्वविद्यालय भारत में होता है, एफिलिएटिंग, यूनाइटरी, टीचिंग एंड एफिलिएटिंग, फेडरल, ओपन और मेटा। तो 6 प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में होते हैं। अगर संख्या की भी बात करें गाइस तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ 370 है, बट मुझे लगता है अब संख्या 400 के पार जा चुकी है, तो काफी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब आ चुके हैं। ऐसे ही मेटा विश्वविद्यालय भी नया कॉन्सेप्ट है, बट इसकी भी संख्या लगातार बढ़ी है। भारत का पहला मेटा विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय है ना, डीयू, वो भारत का पहला, कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेटा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो डीयू है। उसके बाद तो अब कई सारी यूनिवर्सिटीज को मेटा, मेटा मतलब काफी एडवांस एडवांस हो गया, उसमें कई तरह के कोर्सेज हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटा, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज, एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ ये सारे टर्म्स को कि क्या क्या इसका मायना क्या है। तो पहला गाइज यूनिवर्सिटी को आप समझिए, यूनिवर्सिटी क्या है। हम सभी लोग यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स हैं, विश्वविद्यालय पढ़ते हैं,
तो यूनिवर्सिटी क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच सहयोग होता है और विद्यार्थियों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है, परीक्षा ली जाती है, उनको डिग्रीज प्रदान किए जाते हैं। यही होता है यूनिवर्सिटीज में। क्या होता है? यही होता है कि वहाँ टीचर और स्टूडेंट मिलते हैं, दोनों पठन पाठन करते हैं, समय समय पर परीक्षा होती है, फिर कुछ समय बाद आपका परीक्षा होता है, फिर आपको डिग्री मिलता है, फिर आप आगे चले जाते हो। यही होता है विश्वविद्यालय का परिभाषा। और भारत में विश्वविद्यालय का अर्थ है एक ऐसी संस्था जो केंद्रीय अधिनियम, जो हमारा मान लीजिए कि सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई केंद्र सरकार का संस्थान है, कोई अगर केंद्र सरकार का कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो वो केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत ही चलेगा, या उसकी स्थापना सेंट्रल एक्ट के तहत होगी, पार्लियामेंट एक्ट के तहत होगी, लोकसभा में पारित होगा वो। और अगर कोई राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी, तो वो विधानसभा के तहत यानी प्रांतीय अधिनियम के तहत चलेगा, यानी स्टेट एक्ट के तहत चलेगा, क्योंकि संविधान में हर चीज लिखा हुआ है। अगर आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहां हर कुछ मेंशन्ड है ना। इसलिए आप देखते हो लिखा रहता है ना, यूजीसी अप्रूव्ड, या फिर मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मेड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरह से क्या होता है ना कि आप जिसको आप कहते हो ना कि हाँ भाई ये बिल्कुल अप्रूव्ड विश्वविद्यालय, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, ये फेक नहीं है, फर्जी विश्वविद्यालय नहीं है। तो ऐसे में गाइस इन चीजों को चेक करना पड़ता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपर मतलब वेरीफाइड है कि नहीं। तो वेरीफाइड तभी होती है जब वो अधिनियम के तहत आती है, माने संविधान के नियमों को मानती है, संविधान के तहत उसकी स्थापना हुई है, तो वो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड है, फर्जी है। ये भी होता है। अगर हम यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की बात करें गाइस, तो व्यवस्था में कई लोग होते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कई लोग होते हैं। जैसे पहले में आपके कुलपति होते हैं ना, चांसलर, फिर वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है, उप कुलपति, फिर आपका मैनेजिंग कमेटी जिसको आप सीनेट कहते हो, इसमें करीब 7-8 सदस्य होते हैं, सीनेट। इसके अलावा गाइस आपका कोर्ट होता है, यूनिवर्सिटी का अपना कोर्ट होता है। ऐसे कई सारे मामले हैं विश्वविद्यालय में, मान लीजिए रैगिंग हो गया, कोई किसी का रैगिंग कर दिया, तो पुलिस के पास जाने से पहले यूनिवर्सिटी का अपना कोर्ट है, वहां पे आप हाजिर हाजिर होना होगा आपको। या मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार का मामला है, तो अपना विश्वविद्यालय का कोर्ट होता है, वहां पे आप उसका निपटारा होता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार होते हैं, और रजिस्ट्रार के कई सारे असिस्टेंट होते हैं, जो जिसको आप क्लर्क कहते हो, क्लर्क, है ना। तो ये पूरी एक व्यवस्था होती है विश्वविद्यालय की। इतने लोग होते हैं जो मिल करके यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, कार्य प्रणाली को चलाते हैं, ठीक है। चाहे वो रजिस्ट्रार जितना भी फाइनेंस का काम है, जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलना है, फेलोशिप मिलना है, किसी को सैलरी मिलना है, कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेंगे, या रजिस्ट्रार का जो असिस्टेंट है वो करेगा, ठीक है जी। तो ये पूरी एक विश्वविद्यालय की व्यवस्था होती है, ये लोग पावर में होते हैं और ये काम करते हैं, चलाते हैं। इसी तरह से गाइस अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे? वहां का गवर्नर। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वहां के चांसलर कौन होंगे? जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, आई थिंक अभी आनंदीबेन पटेल हैं या कोई और है, तो वही होंगे। ऐसे ही राज्यपाल, है ना। या मान लीजिए कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी है, तो पटना यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होंगे? जो वहाँ के राज्यपाल हैं। जैसे अभी मान लीजिए मोहम्मद आरिफ खान है वहाँ के राज्यपाल, तो बिहार का जितना स्टेट यूनिवर्सिटी होगा वहाँ के चांसलर कौन होंगे? मोहम्मद आरिफ खान ही होंगे। चाहे 10 विश्वविद्यालय हो चाहे 15 हो, सबके चांसलर वही होंगे, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो। स्टेट यूनिवर्सिटी है तो। लेकिन अगर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां के जो चांसलर होंगे वो राष्ट्रपति नहीं होते। वहां के चांसलर कौन होते हैं? कोई सम्मानित व्यक्ति। जैसे मान लीजिए किसी को पद्म भूषण मिलता है, किसी को पद्म विभूषण मिलता है, किसी को भारत रत्न मिलता है, तो ऐसे लोगों को सम्मान के लिए, ऐसे लोगों को सम्मान के लिए क्या किया जाता है कि बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है कि हाँ भाई चलिए, आप सम्मान के नाते इस विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। और राष्ट्रपति क्या होते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर माना जाता है उनको, कि समय समय पे वो विजिट लगाते रहते हैं। या जो मान लीजिए कॉन्वोकेशन वगैरह होता है, जो डिग्रीज अवार्ड होती है, उसमें भी देखते हो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है वहां पे डिग्री देने कौन आते हैं? राष्ट्रपति खुद आते हैं या आती हैं, क्योंकि कहीं इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो विजिटर हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और उनके एब्सेंस में कौन देगा? चांसलर। और चांसलर भी नहीं है तो वाइस चांसलर देगा, ठीक है। चांसलर भी अगर नहीं है उपलब्ध तो वाइस चांसलर देगा। तो ये होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो व्यवस्था होती है ऐसी चलती है। इसके अलावा गाइस जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे डीयू हो गया, जेएनयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, या आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी हैं भारत में 54-55 है,
तो वहां जो भी फंड आएगा, जो भी पैसा आता है, वो सब केंद्र सरकार देती है। सारा पैसा दिल्ली से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा जो भी खर्च है ना, सब वो देती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति का डायरेक्ट उसमें इंटरवेंशन होता है, राष्ट्रपति वहाँ के वाइस चांसलर को भी नियुक्त करते हैं। तो बड़ी ताकत होती है केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है, उसमें काफी ताकत होती है कि राष्ट्रपति डायरेक्ट उसको देखते हैं। कोई भी शिकायत होगी तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे उसको ठीक, वो राष्ट्रपति के नाते ही ठीक होगा, क्योंकि वही वहाँ के ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है। इसके अलावा गाइस विश्वविद्यालय में अपना सीनेट, जो मैंने आपको बोला कि अपना कोर्ट होता है। विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ा है ना, काफी सारे मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन, या कुछ मान लीजिए झंझट हो गया, कोई गलत काम हो गया, करप्शन कुछ भी, तो वो आपका विश्वविद्यालय का अपना कोर्ट होता है, उसमें पेशी लगती है, वहां पे फैसला होता है कि भाई क्या करना है आगे। आज के समय में भारत में 55 से ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चुके हैं, काफी तेजी से संख्या बढ़ी। 2009 में 11 था, है ना, 2015 या 15 के आसपास 45, अब बढ़ के 55 हो गया। तो तेजी से काफी नए नए विश्वविद्यालय बने हैं। और भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद को कहा जाता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो भारत का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पहला। ठीक है जी, पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद को कहा जाता है। और अगर हम सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें गाइस, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में जो है गाइस केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या काफी ज्यादा है। उसके बाद दिल्ली में, फिर दिल्ली के बाद आपका बिहार में भी, और दो हो गया तो बिहार में। और इस प्रकार से कहीं कहीं एक भी है, कहीं दो है। बिहार में तो दो हो गया ना, एक आपका गया में और एक मोतिहारी में, तो दो केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में भी हो गए। बंगाल इतना बड़ा है, लेकिन बंगाल में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, विश्व भारती शांति निकेतन जिसको आप कहते हो, कलकत्ता में। आंध्र प्रदेश में भी एक ही है। तो मैक्सिमम स्टेट्स में आपको एक ही मिलेगा। बिहार के पास दो आ गया, दिल्ली के पास काफी सारे हैं। यूपी तो बड़ा राज्य है, तो यूपी में काफी सारा है, मतलब मोर देन 5 है, 6 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो इस तरीके से गाइस भारत के जितने भी राज्य हैं, गोवा को छोड़ के, गोवा में अभी तक कोई केंद्रीय संस्थान नहीं है। गोवा को छोड़ करके हर जगह पे आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगा, कम से कम एक। इसके साथ ही साथ गाइस अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कि स्टेट जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस राज्य के आप वासी हैं, आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश, कई लोग आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, झारखंड, तो आप जिस राज्य के हैं तो वहां पे अपना राज्य सरकार भी अपना विश्वविद्यालय चलाता है, जो राज्य सरकार के अधीन होता है। ठीक है, और भारत में जितने राज्य हैं हर जगह पे आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज मिलेगा, बल्क में मिलेगा, काफी संख्या में होती है, जो कि वहाँ के जो लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके तहत चलता है। जो वहाँ का किसी भी राज्य का जो अपना विधानसभा होता है, उसमें विधायक होते हैं, उन लोगों के द्वारा पारित किया जाता है। उसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है कानूनी तरीके से, है ना, संवैधानिक तरीके से स्थापना होती है, और उसके बाद वो होता है, जिसको आप सरकारी यूनिवर्सिटी कहते हो। इसके साथ साथ गाइस इसका भी जो अनुदान है यूजीसी ही करता है। ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपका स्टेट यूनिवर्सिटी भी है तो फंड आपको यूजीसी ही देगा। जो पैसा है आपका, जो धन है, चाहे वो पेमेंट में, फेलोशिप में, या भवन निर्माण, जो भी खर्च है, जो भी खर्च है, वो पैसा कौन देगा? वो केंद्र सरकार माने यूजीसी ही देता है ना। भवन निर्माण वगैरह करोड़ों का फंड होता है ना, एक एक विश्वविद्यालय का सालाना फंड 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, एक एक 100 करोड़ भी होता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का 400-400 करोड़, 500-500 करोड़ एक एक साल का फंड होता है। तो काफी फंड होता है, क्योंकि बड़ा विश्वविद्यालय में कई सारे कॉलेजेस होते हैं, भवन निर्माण है, साफ सफाई है, सैलरी है, बहुत तरह की बातें हैं, मेंटेनेंस है। तो छोटे मोटे विश्वविद्यालयों का भी फंड कम से कम 50 करोड़, 100 करोड़, ऐसे 200 करोड़, इतना इतना होता है। तो पैसा यूजीसी के से ही आता है। ठीक है, और वहां के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर होता है, किसी भी राज्य का जो गवर्नर, आप जानते ही हो, राज्यपाल सारे राज्य में, तो राज्यपाल ही जो है राज्य विश्वविद्यालय का मालिक होता है, माने ऑल इन ऑल आप कह लो, वही वहां का चांसलर है, मालिक है, मतलब वही वहां का ऑल इन ऑल है, उसी के देखरेख में सब काम होगा। भारत में गाइस सबसे पुराना, अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो मदरसा कलकत्ता और मुंबई, जो कि ब्रिटिश इंडिया में ही बना था 1857 में। मुंबई यूनिवर्सिटी बना था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना था, मद्रास यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों कब बना था? 1857 में, 1857, है ना। वुड डिस्पैच एक्ट के तहत बना था। वुड, चार्ल्स वुड एक बहुत बड़े अधिकारी थे ब्रिटेन के, जो ब्रिटिश के बहुत बड़े अधिकारी थे, चार्ल्स वुड। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन पे तीनों बना था 1857 में। तो भारत का सबसे पुराना स्टेट यूनिवर्सिटी यही तीन है, और तीनों समुद्री क्षेत्र में है। मुंबई भी समुद्र है, आपका मद्रास भी समुद्र, जिसको अब आप चेन्नई कहते हो, कलकत्ता भी समुद्री क्षेत्र है। तो तीन बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने।
वर्तमान की बात करें गाइस तो अगर गूगल पे आप चेक कर लीजिएगा, बट मुझे लगता है कि 426 से ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी भारत में अभी रन कर रही है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? यूपी में। तो यूपी में आबादी बहुत है, क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में यूपी में सबसे ज़्यादा आपको स्टेट यूनिवर्सिटी मिलेगा, फिर आपको गुजरात में मिलेगा, फिर आपका बंगाल है, कर्नाटका है, तो करीब करीब 25 से ज़्यादा ही है हर जगह, जो बड़े बड़े राज्य हैं। बाकी छोटे राज्यों में तो 10 भी है, 8 भी है, बट जो बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटका, गुजरात, है ना, तो ऐसे जगहों पे आपको मोर देन 25 स्टेट यूनिवर्सिटीज आर देयर जो वहाँ पे रन कर रही है। गोवा तो एक छोटा सा टापू है, तो गोवा में एक ही यूनिवर्सिटी है, डेट इज यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा, दूसरा कोई विश्वविद्यालय वहाँ नहीं है। गोवा में गोवा यूनिवर्सिटी एक ही है, दूसरा वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि वो तो एक आइलैंड है, छोटा सा है ना, तो ऐसा कोई वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये दो हो गया। तीसरा गाइज हम कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है गाइज? एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको आप मानित विश्वविद्यालय कहते हो, या समकक्ष या माना हुआ विश्वविद्यालय, जो जिसको कहते हैं ना इट्स लाइक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की तरह जो काम करे, जहाँ पे एक पूरा अम्ब्रेला कैंपस होता है। एक ही कैंपस में आपको हर तरह की चीजें मिल जाती हैं, हर तरह के कोर्सेस मिल जाते हैं एक ही कैंपस में, एक ही छतरी के नीचे। तो आजकल डीम्ड यूनिवर्सिटी भी काफी ट्रेंड में है, जो यूजीसी के सेक्शन 3 के तहत संवैधानिक रूप से इसकी भी स्थापना की जाती है, संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली इसका निर्माण किया जाता है और स्वायत्तता दी जाती है। तो ये फायदा है गाइस कि भारत में जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनते हैं ना, सबके पास ऑटोनॉमिटी होती है, सब ऑटोनॉमस होते हैं, माने बहुत प्रतिष्ठित, रेप्यूटेड, जो रेप्यूटेड है ना, ऐसे कॉलेजेस जो रेप्यूटेड है उन्हीं को डीम्ड का दर्जा मिलता है। डीम्ड का दर्जा मतलब आपको फंड वगैरह भी फिर सरकार देती है और ऑटोनॉमिटी भी देती है, अगर आपका वो स्टैंडर्ड है तो। अगर आप सरकार के सारे स्टैंडर्ड को मान रहे हो और अच्छी व्यवस्था दे रहे हो तो आपको फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है। कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो प्रमोट हो जाते हैं, ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जो प्रमोट हो जाते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाते हैं। उनके पास व्यवस्था इतनी होती है कि सरकार उसको दर्जा दे देता है, चलो भाई अब आप डीम्ड हो गए, तो फंड्स वगैरह बहुत हो जाते हैं ना, मिलती है। वर्तमान में गाइस भारत में 126 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। और भारत का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना था पता है? 1958 में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। बेंगलोर में है ना आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, जो हमेशा रैंक 1 होता है। भारत में कभी भी एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आती है, नंबर 1 हमेशा यही रहता है, आईआईएससी बेंगलोर। तो ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है डीम्ड, पहला डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके पास ताकतें भी बहुत होती है क्योंकि ऑटोनॉमस होता है। एक होता है गाइस एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। एफिलिएटिंग मतलब क्या होता है? समकक्ष विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसका काम है गाइस बस एफिलिएशन देना, इसमें पढ़ाई नहीं होता। एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, इसका काम होता है कि बस आसपास का जो कॉलेज है उसको क्या करना है? एफिलिएशन देना या उसको रन कराना। तो ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज भारत में है जिसका बस काम है कि आप उसको क्या कर सकते हो? कॉलेजेस वगैरह को एक तरह से एफिलिएशन दे सकते हो, ठीक है, मान्यता दे सकते हो कि आपके तहत वो चल पा रहा है। तो ये हो सकता है। एक होता है गाइस यूनाइटरी यूनिवर्सिटी। यूनाइटरी मतलब एकात्मक विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत अपने कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखते हो कैंपस के अंदर ही ज्यादातर कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, मैक्सिमम। एक बड़ा सा कैंपस है, उसी के अंदर सब कॉलेज है, डिपार्टमेंट सब उसी के अंदर है, कैंपस के अंदर। वहीं पे हॉस्टल भी है, वहीं पे कैंटीन भी है, वहीं पे सब कुछ है, एवरीथिंग एक छतरी के नीचे। और अब तो भाई नए समय में यानी पिछले 10 वर्षों में जितने भी संस्थान सरकार ने बनाए ऐसे ही बना रहे हैं यूनाइटरी, कि एक बड़ा सा कैंपस एक्वायर कर रहे हैं और उसी कैंपस में डिपार्टमेंट, रहना, खाना, पीना, सोना, सब उसी में, एक ही कैंपस में हर कुछ होता है, ताकि बच्चों को ज्यादा भागदौड़ ना करना पड़े। सुबह सुबह उठे, स्कूल गए, कॉलेज गए, लाइब्रेरी, मतलब एक जगह पे रह के पढ़ो, जैसे गुरुकुल में होता था। तो यूनाइटरी यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया है, जैसे इलाहाबाद में भी ऐसा चलता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलता है ना। इसके साथ ही साथ गाइज आपका जो शिक्षकों का रिक्रूटमेंट होता है या प्रमोशन होता है, वो भी यूनिवर्सिटी के पास होता है। जो भारत में जितने भी यूनाइटरी यूनिवर्सिटी हैं, वो अपना प्रमोशन भी खुद कर सकता है, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का प्रमोशन करना या बहाली करना, रिक्रूटमेंट, ये भी उनके पास अपनी विशेष ताकत होती है। ऐसे ही गाइज एक होता है ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन, आप में से कई लोग ओपन के स्टूडेंट भी हैं। ओपन आप जानते ही हो, घर बैठ के पढ़ो, डिग्री मिल जाता है, बस जाके परीक्षा देना पड़ता है ना, इग्नू वगैरह में। इग्नू या एनआईओएस जो है, एसओएल जो है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो यहाँ पे यही है, आराम से घर बैठ के पढ़िए, जब एग्जाम देना है तो जाके एग्जाम दे दीजिए, रिजल्ट आपके घर पे आ जाएगा, डिग्री बढ़ाते रहो। तो इग्नू इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओपन का,
है ना। इसके बेनिफिट्स भी होते हैं गाइस कि किसी भी उम्र के पड़ाव पे हैं, पढ़ सकते हो आप, उम्र आपका मतलब बाधक नहीं बनता। बच्चे बूढ़े जवान कोई भी इग्नू से या ओपन स्कूलिंग से पढ़ सकता है, घर बैठे पढ़ो, बस एग्जाम देने चले जाओ। वो भी अब तो इग्नू का केंद्र भारत के सभी जिलों में है, सभी गांव में आ गया, तो अपने मनपसंद सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और इससे क्या हो रहा है गाइस कि आप अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ा पा रहे हो, ठीक है, डिग्री आपकी बढ़ रही है, नए नए स्किल को आप डेवलप कर रहे हो घर बैठे, ज्यादा कॉलेज भी आना जाना नहीं पड़ रहा, तो बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है। ठीक है, किताबें भी मिल जाती हैं। जब आप एडमिशन लीजिएगा, एडमिशन में 4-5 हज़ार रुपया लगता है, उसके बाद आपको किताब वगैरह सब कुछ वही देता है, इग्नू भेजता है बाय पोस्ट। तो कम पैसे में अच्छा शिक्षा आपको मिलता है। और भारत में ऐसे कुल 14 ओपन यूनिवर्सिटी अभी रन कर रहे हैं, या इससे ज्यादा आप कह सकते हो, मोर देन 14 ओपन यूनिवर्सिटीज आर देयर इन इंडिया करेंटली, अभी के टाइम पे। इसके बाद गाइस अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये भी मैंने आपको ऐसा बताया कि 1980 के बाद, खास करके 1990 के बाद तो और भी ज्यादा, जब प्राइवेटाइजेशन वगैरह आ गया, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिसको आप उद्योगपति बोलते हो ना, जैसे अंबानी, बिरला, टाटा, है ना, जिंदल्स, तो जो बड़े बड़े हैं, है ना, देखो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बिरला यूनिवर्सिटी, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, रिलायंस यूनिवर्सिटी, धीरू भाई अंबानी विश्वविद्यालय, ये सब आजकल खूब आप सुनते होंगे। तो पिछले 15-20 वर्षों में इसका भी काफी एक चलन आया। जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलीनियर्स हैं, उन्होंने भी विश्वविद्यालय बना, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, तो भैया वो एकदम बिल्कुल महल की तरह विश्वविद्यालय खड़ा कर देते हैं। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाइएगा तो आपको लगेगा कि आप दरबार मतलब पैलेस में हैं, राजमहल में हैं। ऐसा खतरनाक, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, क्योंकि पैसा बहुत है, फिर उस हिसाब से फी भी होता है। जैसे आप एमईटी वगैरह जाएंगे, गलगोटिया विश्वविद्यालय जाएंगे, या एसआरएम वगैरह हो गया, कई बड़े बड़े, अशोका विश्वविद्यालय, तो ऐसे जगहों पे आप जाइएगा तो पूरा एक गांव ही बसा हुआ है। पूरा आपको मतलब 1 किलोमीटर तक बस कॉलेज ही कॉलेज, और बहुत मतलब वेल फर्निश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फीस भी है, हालांकि उस हिसाब से फिर फीस भी लगता है, बट अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आया। भारत में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है, काफी बढ़ी है इन दिनों। ठीक है, और ये भी गाइस सरकार से मान्यता प्राप्त होता है, संवैधानिक नियमों को मानता है, उसी के तहत इसकी स्थापना होती है, ये चलता है। भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन था? सिक्किम मणिपाल, बहुत नाम आपने सुना भी होगा। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आज भी चलता है, बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा गाइस गोवा, जम्मू कश्मीर, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें अभी तक कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। गोवा में तो नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना, ऐसे जगहों पे आपको एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अभी भी नहीं है, टिल डेट नहीं है, अभी भी टिल डेट। एक लास्ट होता है गाइस मेटा यूनिवर्सिटी, जो नया आया है 2015 के बाद ये टर्म आया, मेटा यूनिवर्सिटी। तो मेटा यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है गाइस? जहाँ पे पढ़ाई में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिले, जो मन करे वही पढ़ो, आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो पढ़ो। अगर आप साइंस साइंस से भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, बट मन है कि आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़े, तो पढ़ सकते हो। कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, चाहता है कि म्यूजिक पढ़े, इंग्लिश पढ़े, साहित्य पढ़े, पढ़ सकता है। तो मेटा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, और एक साथ आप एक से ज्यादा कोर्सेज भी कर सकते हो, एक साथ आप एक से ज्यादा भी कोर्सेज कर सकते हो, एक से ज्यादा भी, मतलब एकदम ओपन इन्वायरमेंट में पढ़ाना, कि अपने रुचि के अनुसार पढ़ो। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेटा यूनिवर्सिटी, जिसकी व्यवस्था सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय ने चालू किया, और उसके पश्चात जामिया मिलिया भी दिल्ली का, फिर आपका जेएनयू वगैरह में भी ये चलने लग गया, आईआईटी ने भी इसको स्टार्ट कर दिया, आईआईटी वगैरह में भी ये चलता है। तो ये पूरा एक हिसाब किताब है। और एक लास्ट होता है इस फेक यूनिवर्सिटी, फर्जी विश्वविद्यालय, तो ये भी आजकल आप देखते हो ना, प्रत्येक वर्ष, अभी 2025 चल रहा है, तो 24 का फर्जी विश्वविद्यालय का लिस्ट आया। तो हर साल का कई सारे विश्वविद्यालय हैं जो सरकार फर्जी घोषित करती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जमाना है, तो कई सारे ऐसे ठग हैं, जो फ्रॉड्स हैं, जो जो क्या करते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं और वहां पे विश्वविद्यालय चला रहे हैं, बस वेबसाइट पे, उनका कोई जमीन नहीं, कोई कैंपस नहीं। और स्टूडेंट लोग भी क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन के जमाने में वो कहीं पे अपना एडमिशन वगैरह ले लिया, डिग्री ले ली, बाद में पता लगा कि भैया ये विश्वविद्यालय है ही नहीं, ये तो पेन पेपर पे है बस, ये तो ऐसा भी आजकल बहुत हो रहा है आज के ज़माने में। तो फेक यूनिवर्सिटी भी आजकल चला है। हालांकि यूजीसी प्रत्येक वर्ष अपनी टीम भेजती है और इस चीज़ का जांच करती है कि भाई बच्चे गलत जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। तो फेक विश्वविद्यालय का भी कॉन्सेप्ट है, और यूजीसी हर साल लिस्ट जारी करती है, अभी 2025 में भी जारी करेगी, 24 में जारी हुआ। तो कई सारे विश्वविद्यालयों का नाम उसमें आता है। अगर आप उन जगहों में से कहीं से पढ़ रहे हैं, तो आपका डिग्री क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया, पीजी पीएचडी कहीं से किया, और वो फर्जी में आ गया उसका नाम, तो आपका डिग्री क्या हो गया, कूड़ा का कचरा, वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलती है।
भारत में अभी हम बात करें गाइस तो करीब 1150 विश्वविद्यालय है। यहाँ पे तो खैर कम दिख रहा है, लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो करीब हम कह सकते हैं कि 1150 जो है हमारा विश्वविद्यालय भारत में है, मतलब आज के टाइम पे। ठीक है, 1150 से अब ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया यूनिवर्सिटी सेटअप हमारा होता रहता है हर दिन। तो हर दिन मतलब महीने साल में ऐसे 10 20 50 नए नए यूनिवर्सिटीज़ बनते ही रहते हैं, तो इसलिए संख्या बढ़ी होगी। अभी लास्ट टाइम जो मैंने देखा था तो 1150 के आसपास था, तो मान के चल सकते हैं कि अभी 1200 के आसपास सब मिला के, हर तरह के यूनिवर्सिटीज़ को मिला करके, सेंटर, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट, मेटा, ओपन, है ना, यूनाइट्री, हर तरह के विश्वविद्यालय को मिला के ऐसा मान सकते हैं कि वर्तमान में भारत में 1200 विश्वविद्यालय होगा ऑलमोस्ट। कुछ कम हो सकता है बट ऑलमोस्ट इतना होगा। तो अलग अलग व्यवस्था से सब चलता है, सबको अलग अलग तरह की फंडिंग आती है। यही एक तरीका है चलने का, संवैधानिक नियम के तहत सब चलता है, इसकी स्थापना होती है। अगर आप स्टेट में हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पारित करेगा, विधानसभा में तो आपका बनेगा, और केंद्र में है तो लोकसभा में पारित होगा। तो ये नियम के तहत विश्वविद्यालय चलता है, सभी के अपने यू नो